तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के यूनिट 15 ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन स्टडी करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में एफडीआई भी देख चुके हैं, एफडीआई, एफआईआई और भी ऐसे जो मैटर जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बिजनेस इन्वायरमेंट को हमें समझने में हेल्पफुल है। आज का जो टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर स्टूडेंट, या ये बोला जाए कि हर एक जो इंडियन पर्सन्स हैं, कहीं ना कहीं इस टॉपिक को जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पढ़े नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, क्योंकि एलपीजी जो है, शॉर्ट फॉर्म में से एलपीजी कहते हैं। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो जो एलपीजी है वह इंडिया की इकोनॉमी का एक मेजर इवेंट था, या मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म था, जिसके कारण आज हम इकोनॉमी के जिस स्टेज पे हैं उसमें उसका काफी योगदान है। तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम इंडिया के, चूंकि यह जो चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट में है और इकोनॉमिक्स भी इसमें पूरी तरीके से मिक्स है। ठीक है। सो बेसिकली यह सोशल साइंस का हमारा एरिया है, जो इकोनॉमिक्स को भी टच करता है, इंडिया के सोशियो पॉलिटिक्स को भी टच करता है। और इससे हमें ये समझ मिलेगी कि एलपीजी क्या था, एलपीजी में क्या क्या इवेंट हुए थे, एलपीजी का डिसीजन हमें क्यों लाना पड़ा था, और एलपीजी से हमें क्या क्या फायदे मिले। सो एलपीजी इंडिया में कौन लाया था, इसका आंसर करेंगे आप लोग। एलपीजी को इंडिया में लाने का श्रेय इंडिया में नहीं, ये तो यही का न्यू कॉन्सेप्ट था। सो इंडिया में एलपीजी इंट्रोड्यूस किसने किया था? उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हम्म, वेरी गुड। आयुष संजय गांधी का नाम ले रहे हैं। कौन से ईयर में आया था संजय, आयुष, आयुष जी? ठीक है, 1991 में एलपीजी के कॉन्सेप्ट को लाया गया था। ठीक है, और इसे लाया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ठीक है। और राजीव गांधी के समय पे एलपीजी नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करने की कोशिश राजीव गांधी के समय से शुरू हो चुकी थी। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यूनिट 15 एलपीजी पे रहेगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो इस सब्जेक्ट वाइज देखें, या फिर एक हमारी एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो इससे हम इंडिया के बारे में जान सकेंगे। ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। Hmm. So, economic reform of 1991 in India refers to the opening of country's economy to the rest of the world with the intention of increasing the role of private sector and foreign investment. ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा ये जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की है। हाँ, चलिए चैट में बताइए। इकोनॉमी आप लोग पढ़े हैं, इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की है? या जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत के लिए रखी गई थी? तो मिक्स इकोनॉमी में इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। सो मिक्स इकोनॉमी में सोशलिज्म, कैपिटलिज्म का मिक्सचर होता है। ठीक है। सो सोशलिज्म में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, सॉरी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमी का
कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ठीक है। वहीं पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वह अधिकारों को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे देती है, और प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, डिसीजन मेकिंग को वह प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप देती है। उनका रोल कम रहता है, उनका रोल टैक्स कलेक्शन करने में, गवर्न करने पे ज्यादा फोकस रहता है। सो वो होता है कैपिटलिज्म। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में, सोशलिस्ट में जैसे गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है हर सेक्टर में, या मोस्ट ऑफ द सेक्टर में। ठीक है। और कैपिटलिस्ट में बिजनेस सेक्टर का रोल रहता है इकोनॉमी पे। सो मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ आता है। तो यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट हमारे जो लाइन देख रहे हैं, तो उस पे ये बात निकल के आ रही है कि इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1991, वह कंट्री की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ओपन किया गया। ठीक है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर्स का आना हो। तो यहाँ पे कहीं पे हम देखेंगे तो पाएंगे कि इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, प्राइवेट प्लेयर्स भी थे। ठीक है। तो लेकिन उसमें फॉरेन के जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो नहीं थे, फॉरेन के इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं था, वहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या फिर इंडिया में प्रोडक्शन उनका ना के बराबर था। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्यूरोक्रेसी इतनी लिबरलाइज नहीं थी, इतनी ओपन नहीं थी कि वो आके यहाँ पे बिजनेस कर सके। सो यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमी पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। क्योंकि भारत देश 1947 को इंडिपेंडेंट हो गया था। उसके बाद जो है इंडिया एक बड़ी कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन भी बड़ी है। सो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सभी के लिए क्या है, एक ऐसे हमें पार्टनर्स चाहिए थे, ऐसे हमें प्लेयर चाहिए थे जो सभी चीज़ों को मैनेज करे। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। सो इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया की इकोनॉमी जो है उसे ओपन करने की जरूरत है। लेकिन ये बेसिक कारण नहीं था, कारण उसका हम आगे देखेंगे। ठीक है। सो एलपीजी जो है वह 1991 में इंडिया इकोनॉमी को ओपन करने का, फॉरेन और प्राइवेट सेक्टर के लिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया। सो एलपीजी में जो एल एल रिफर्स टू लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन इन द सेंस कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून होते हैं, उसे इजी करना, उसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कॉन्सेप्ट आजकल चलता है, उसके मुताबिक बनाना। और जो कई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, कई जगह से हम जाकर क्या लेते हैं, हम मान्यता लेते हैं किसी भी चीज को कई जगह से पास कराना, बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए। ठीक है। तो वो क्या है, ज्यादा स्टेज हो, प्रोसेस हो, रूल रेगुलेशन हो, तो इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सो उसी रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट इंटरफेयर को कम किया गया किसके थ्रू, लिबरलाइजेशन। ठीक है। सो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर, रूल रेगुलेशन थोड़ा कम हो। ठीक है, जो अननेसेसरी हो, कम हो इन द सेंस अननेसेसरी हो, उसे दूर किया गया। देन प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन refers to the transition of a business, industry or service from public to private ownership and management। ठीक है, तो जो पब्लिक कंपनीज हैं या गवर्नमेंट के अंडर में जो कंपनीज हैं, या जिन जिन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट अपना अधिकार जमा के रखी है, उसे या उसके कुछ भाग को प्राइवेट प्लेयर को देना, प्राइवेट ऑनरशिप, प्राइवेट मैनेजमेंट को देना, सो दैट प्राइवेट जो हमारे प्लेयर हैं, ऑनर है, वो बिजनेस कर सके। ठीक है। सो गवर्नमेंट जैसे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री थे, ऐसे प्रोडक्ट थे जिसका प्रोडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी। पर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट अपना बिजनेस करना, प्रोडक्शन करना, कई चीजों में कम किया और उसे किसे डिस्ट्रीब्यूट किया, प्राइवेट
प्लेयर्स पे, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ transition of a business, industry, or service from public to private ownership and management. Okay. Now, globalization. So, globalization is the flow of product, service, capital, and labor across international borders. So, globalization में हम ये जानते हैं कि जब हम होम कंट्री के अलावा फॉरेन फॉरेन नेशंस, फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन लैंड पे हम अपना बिजनेस करें, अपने मैन्युफैक्चरिंग करें, या वहाँ की कैपिटल की सुविधा लें, या वहाँ के लेबर से हम काम कराएं। तो ये क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, जो चीजों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात होती है, एक क्रॉस मिशन में जाने की बात होती है, वह ग्लोबलाइजेशन में होता है, ठीक है। सो एलपीजी में हम देखें कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया भारत के लिए कि इन तीनों सेक्टर को भारत के लिए खोला जाए। सो फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, was the prime architect of historic 1991 liberalization, privatization and globalization. तो भारत आर्थिक उदारीकरण भी कहा जाता है। उसके मुख्य शिल्पकार कौन थे हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। वह एक्स आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है, वो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। सो इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 1991 में ऐसा क्या हुआ कि उस पॉलिसी पे हमें तुरंत तुरंत आना पड़ा। नहीं तो जनरली पॉलिसीज बनती है तो थोड़ा लंबा समय लेती है। जैसे अभी हम एनईपी को देखें, तो एनईपी हमारा अभी लागू भी नहीं हुआ, उस पर वर्क चल रहा है आंशिक रूप से, और टेस्टिंग फेजेस में कई जगह चल रहा है, लेकिन लागू पूरे तरीके से नहीं हुआ है। तो वैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, कहीं ना कहीं उसकी जो है बनने की प्रोसेस हो रही थी। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि राजीव गांधी के समय से पॉलिसीज थोड़ी लिबरलाइज हो रही थी, टैक्स रिडक्शन हो रहे थे, और तब तक इंडिया में कंप्यूटर क्रांति जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, आईटी रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, ठीक है। सो इंडिया जो है 1991 में मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा था, ठीक है। मतलब कि हमारे पास विदेशों से हम जब सामान लेते हैं तो उन्हें उनकी करेंसी में पे करना होता है, ठीक है। जिस कंट्री से हम सामान ले रहे हैं उन्हें उनके ही करेंसी में पे करना होता है। तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं थी इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। नहीं तो हम फॉरेन से हम सामान वामान नहीं ले पाते। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने के कई कारण थे, जिसमें फर्स्ट रीजन है द फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग 1990-91 अराउंड 8.4 ऑफ जीडीपी, ठीक है। सो उस समय की फिस्कल डेफिसिट जो थी वो 8.4 के आसपास थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इश्यूज आ रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ गल्फ वार जो हो रहा था, खाड़ी देश में युद्ध, चाहे वो इराक का कुवैत पे आक्रमण था, और हम लोग जान रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो पेट्रोल पेट्रोलियम प्रोडक्शन को लेके एक हब है, ठीक है। पेट्रोल प्रोडक्शन में वो काफी अग्रणी वो कंट्रीज हैं। सो उस कारण क्या हुआ, इराक का जब कुवैत पे आक्रमण हुआ, इन्वेजन हुआ, तो ऑयल के प्राइस में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके कारण क्या है, कंट्री पे जो नीड थी उसके हिसाब से पे तो करना था, लेकिन फॉरेन करेंसी उधर ज्यादा जाने लगी। तो ये भी एक रीजन था 1991 के क्राइसिस के लिए। एंड थर्ड मेन रीजन इज राइज इन प्राइस। सो द इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.7 टू 16.7, मतलब 10% उससे ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ड्यू टू अ रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड द कंट्री इकोनॉमी पोजिशन बिकम वर्स, ठीक है। यहाँ से 250% करीब जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था, वह
बढ़ चुका था, जो डबल हो चुका था हमारा इन्फ्लेशन रेट। ठीक है। सो इसके कारण मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होने लगी, जो सामान्य रेट था उससे बढ़ के। तो ये तीन मेन रीजन थे हमारे इकोनॉमी में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था उसके लिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर आ रहे थे। सो हमें लगा कि हम एक इंडिया के रूप में, एक कंट्री में ही हम सफल नहीं हो पा रहे हैं कि इकोनॉमी हमारे ही दम पे चल पाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमारी ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन बहुत थे, प्राइवेट सेक्टर्स को उतना तवज्जो नहीं दिया गया था, या उतने सेक्टर्स नहीं दिए गए थे बिजनेस के कि वो हर चीज पे आ सके। और इन्फ्लेशन तो था ही था। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आने लगी। सो इसके कारण क्या हुआ कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए बड़ा डिसीजन लेना जरूरी हो गया। सो उस समय के हमारे वित्त मंत्री जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने नरसिम्हा राव जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। उनके लीडरशिप में अ, उस फ्रेमवर्क को, उस हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया, और उसे रन करने लगी। और उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी काफी आगे बढ़ी। और उसके कारण आज जो है हम कहीं ना कहीं जिस स्टेज पे हैं, तो 1991 की जो हमारी एलपीजी पॉलिसी है वो भी काफी रोल प्ले किया है। ठीक है। तो ये था हमारा एलपीजी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो बेसिकली हमारे सेंटर पॉइंट में कहीं ना कहीं इकोनॉमी आ रही है। और यह बिजनेस इन्वायरमेंट में स्टडी करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जस्ट बिकॉज इससे जो इंडिया का बिजनेस का इन्वायरमेंट है वह काफी हद तक चेंज हुआ। उस समय ऐसा नहीं था कि इंडिया ऑटर्की थी। जैसा कि हम नॉर्थ कोरिया को देखते हैं कि वो हर चीज का प्रोडक्शन भी अपना करता है, बाहर कंट्री से कुछ हेल्प नहीं लेता। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में हम पहले भी स्टडी किए हैं कि इंडिया ओपेक कंट्री से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए टाई अप करके रखे हैं। आपकी ओईसीडी कंट्रीज हैं, यूएसए साथ थे, या फिर एशियन कंट्रीज हैं जिनसे हम बिजनेस रिलेशन बना के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी फॉरेन के लिए, फॉरेन के साथ बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल रहता था, रिस्ट्रिक्शन रहता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, जो एलपीजी के लिए, एलपीजी को लागू करने में उत्प्रेरक का काम किए, या जो महत्वपूर्ण थे, उसमें सबसे पहला कभी भी आएगा तो हम जानेंगे, वह बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। 15 दिन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। और वह इकोनॉमी के लिए एक खतरे की घंटी थी। अगर उसे हम कवर नहीं कर पाते तो हमें हमारा सोना गिरवी रखना पड़ा था उसके लिए। सो वो सब चीजें थी। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या किए, एलपीजी को अडॉप्ट किए। अब उसके बाद जब बात आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ कुछ जो बिजनेस है या कुछ सेक्टर है उसे प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया। सो उसमें क्या हुआ कि जो पीएसयू गवर्नमेंट जिस भी इंडस्ट्री को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को, जिस भी मैन्युफैक्चरिंग आपके प्लांट्स हैं, सेक्टर है, या बिजनेस है जिसे ओन करती है, जिसमें अपना प्रोडक्शन करती है गवर्नमेंट, उसे हम पीएसयू बोलते हैं। सो अंडर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या थी, जो कि प्रॉफिट देने की जगह पे लॉस कर रही थी।
ऑपरेटिंग कॉस्ट जिस पे ज़्यादा पड़ रही। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उसको प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट सेक्टर को देने का सोचा। ठीक है। सो एलपीजी के पहले भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हर सेक्टर में थी। अगर हम आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे तो उस समय भी उपस्थित थी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि उसी समय आया, प्राइवेटाइजेशन पहले से था, जस्ट बिकॉज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। सो हम देखते हैं कि टाटा कंपनी हो गया, बजाज कंपनी हो गया, हीरो कंपनी हो गया, महिंद्रा हो गया, रिलायंस हो गया, आपके इंफोसिस, टीसीएस, तो उस समय 1991 के पहले भी उपस्थित थे और प्राइवेट प्लेयर हैं। ठीक है। तो और भी कई प्राइवेट सेक्टर को अ, दिया गया। ठीक है, और भी कई सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन किया गया। सो अंडर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू भी था, जिसके कारण हम एलपीजी को लागू करने का दबाव आया। देन फिस्कल डेफिसिट एंड एस्केलेशन ऑफ पब्लिक डेट। तो कहीं ना कहीं हमारे पास मौद्रिक जो हानि हो रही थी, वह एक कारण तो था ही, क्योंकि हम एज ए इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। थर्ड, फोर्थ इज लाइसेंस राज। इन द लाइसेंस राज there are several processes we need to clear to start any business. We need approvals, we need their signatures, we need to follow their rules, regulations. And after clearing those steps, they give license to start any business और सर्विसेज। सो ये था लाइसेंस राज, जिसमें आप उनसे लाइसेंस लोगे, उनके रूल्स को मानोगे, उनके मुताबिक काम करोगे। और लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिलता था, उसके लिए आप अप्लाई करो, उसके लिए कई विभागों से उसे पास कराओ, उसके बाद कहीं जाके चीजें सही होती थी। सो कहीं ना कहीं वह चीज डिमोटिवेट करता था, क्योंकि हम इंडियन सिस्टम में जान रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं ब्राइब देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को स्टार्ट करने में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में लाइसेंस राज जो था वो एक निगेटिव फैक्टर था। ठीक है, जिसे एलपीजी के लिए कम किया गया। नाउ फिफ्थ इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। सो इसमें जो थी, महंगाई दर काफी बढ़ रही थी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, और परचेजिंग हमारा कम हो रहा था। लाइसेंसिंग और क्या बोलते हैं, आपका अप्रूवल जो है आज भी लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको पूरा खत्म कर दिए। देखिए, पूरा खत्म कर देंगे तो कंपनीज मनमानी करने लगेंगी, ये भी एक सही बात है। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी रहे, पब्लिक के वेलफेयर में भी रहे, ये चीज भी देखा जाता है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं महंगाई का दर भी था, हमारी इकोनॉमी इतनी ओपन नहीं थी, उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला था। तो उसके कारण क्या था, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी। सो यहाँ जो पांच कारण हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, अंडर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, एस्केलेशन ऑफ पब्लिक डेट हो गया, कर्ज जो बढ़ रही थी, लाइसेंस लेना हुआ, या फिर महंगाई दर का बढ़ना, ये थी जो इकोनॉमिक फैक्टर थी एलपीजी को अडॉप्ट करने के लिए। उसके अलावा जैसे कि हम देखे थे कि ईरान कुवैत का युद्ध होना, ठीक है, गल्फ कंट्रीज का युद्ध होना भी उसमें एक कारण था। ठीक। तो ये था कि जिसके कारण हमें एलपीजी एडॉप्शन के लिए हमें इंडल्ज होना पड़ा, या उसके लिए हमें मजबूर होना पड़ा। सो जब हम एलपीजी रिफॉर्म करने की सोचें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव तो था कि इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए। ठीक है, इसकी जो सूरत है वो बदल दिया जाए इंडिया इकोनॉमी की। तो यह कहीं ना कहीं उस बात पे खरा भी उतरा, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना हो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अनुमति लेना हो, ठीक है, या सर्विस स्टार्ट करने के लिए अनुमति लेना हो, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत कम किया गया। ठीक है। तो आगे के हम स्लाइड्स में देखेंगे कि कहाँ कहाँ
सुधार किया गया। सो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि इंडिया, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में काफी पीछे चल रही थी, फिस्कल डेफिसिट था, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट कम था, पीएसयू खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उससे एलपीजी के आने से क्या हुआ, इकोनॉमिक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इकोनॉमी हमारी बूस्ट की, और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया। देन एड्रेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम किसी कंट्री से जब सामान लेते हैं, ठीक है, तो अब हम इंडियन करेंसी में तो उन्हें पे नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे जैसे चाइना के साथ कुछ, हम चाइना के बिजनेसमैन से कुछ सामान लेते हैं, तो हम पहले जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज बैंक है या काउंटर है, वहाँ पे हम चाइनीज युआन जो होता है उसे परचेस करेंगे, उसका जो वैल्यू होगा उतना हम पैसे देंगे और फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे। सो उस समय की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को इस तरीके से ही दूर करने के लिए एलपीजी लाया गया। नाउ थर्ड इज प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा एम जो है वो पॉजिटिव रहेगा, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेंगे, और उसके लिए फिर हम, चाहे हमें लिबरलाइज करना पड़ा हमारी पॉलिसीज को, लाइसेंस राज को खत्म करना पड़ा, जितनी परमिशंस लेनी पड़ती थी उसे कम करना पड़ा, वो सब स्टेज हम अपनाए जो एक इकोनॉमी के लिए करना चाहिए। सो ये था हमारा प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। सो फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड जो है वह कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो फॉरेन की कंपनीज यहाँ पर आकर बिजनेस कर सके, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सके, या वहाँ के एम्प्लॉय, स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय आके इंडिया में अपनी सेवा दे सके, ठीक है, या इंडिया वाले भी सेम सेम चीजें कर सके। तो इसके लिए क्या था, एलपीजी रिफॉर्म करना जरूरी था। नाउ फिफ्थ इज इंकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो आज के समय में हम देखते हैं कि जो इतना प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एक लास्ट लाइन पर, एक, हम ये बोल सकते हैं कि समाज के अंतिम कतार पे या अंतिम पंक्ति पर जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस करने में सक्षम है, अगर उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल हो, गवर्नमेंट लोन देने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उन्हें अपने अंडर में ही करा ले रही है, उन्हें पूरा असिस्ट करती है, सो दैट क्या है वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके किसी भी टाइप से। सो 1991 में जो रिफॉर्म लाया गया, प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया कि आप आइए बिजनेस करिए, इंडिया की इकोनॉमी में आपका स्वागत है। तो उसके लिए हमारा एलपीजी काफी अहम रोल प्ले किया, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया एलपीजी रिफॉर्म। पहली बात तो लिबरलाइजेशन से को हिंदी में उदारीकरण बोलते हैं, ठीक है। जब इसे ऐसे समझते हैं कि जब कोई पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, कठोर होते हैं, बच्चों को अपने हिसाब से ही चलाते हैं, तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं थोड़े उदार बनो, थोड़े लिबरलाइज बनो। इससे क्या है, बच्चे अच्छे से नर्चर कर पाएंगे, अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अपनी बात शेयर कर पाएंगे, अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे, या उनके अंदर लीडरशिप स्किल आएगा, अपना काम को खुद से करने लगेंगे और खुद के ग्रो कर पाएंगे। सेम चीज इकोनॉमी के लिए भी होता है। सो लिबरलाइजेशन में ये हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी में जो हम लाइसेंस राज की बात करते थे, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन की बात करते थे, गवर्नमेंट परमिशन की बात करते थे, तो वो क्या हुआ, लिबरलाइजेशन की स्कीम में उस चीज को खत्म करने की बात हुई। सो इंडिया की इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेटिक या लाल फीताशाही, लाल फीताशाही हम शब्द सुने होंगे, वह जो इतना हम गवर्नमेंट रूल के अंदर बंधे होते हैं, उसके कारण हम कुछ नहीं कर पाते, बाधाएं आती है, या इतना थकाऊ प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है कि चीजें करना छोड़ देते हैं। तो जो आज 100 लोग कर रहे हैं, तो वो चीज लिबरलाइज नहीं होता तो हो सकता है 30 लोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता। सो our business is stifled by endless permits and restrictive policy, often found growth and expansion
इंस्ट्रूमेंटेबल टास्क। ठीक है, तो पॉलिसीज, परमिशंस, यह सब क्या था, स्ट्रिक्ट था। सो बिजनेस के ग्रोथ के लिए, बढ़ावा के लिए यहाँ अच्छी बात नहीं थी। सो लिबरलाइजेशन एम्स एट dismantling this bureaucratic fortress, facilitating ease of doing business and instilling a culture of entrepreneurial spirit। ठीक है, तो इसी चीज की बात हम पहले भी कर रहे थे कि यह जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया और प्रशासनिक या ब्यूरोक्रेटिक फोर्ट्रेस जो है उसको कम किया और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये था एड्रेसिंग द रेगुलेटरी काउंटर, जो कि इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट किया थ्रू द लिबरलाइजेशन। तो जैसा कि हमने लिबरलाइजेशन में हमारा जो एड्रेसिंग द रेगुलेटरी कॉन्ड्रम को देखे, अब वहीं पे टेपरिंग फिजिकल एंड ट्रेड बैरियर्स को देखते हैं। मतलब लिबरलाइज में पहले किया क्या गया, इसके फर्स्ट हमारे पैराग्राफ में जो देख रहे हैं उसमें जो बिजनेस रेगुलेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको थोड़ा इजी किया गया। ठीक है, वहीं पे सेकंड में टेपरिंग फिजिकल एंड ट्रेड बैरियर्स में जो ग्लोबल मार्केट्स है उसके लिए जो हम बैरियर्स लगा के रखे हैं, मौद्रिक रूप से हम रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं, उसको दूर करने की कोशिश की गई। ठीक है, सो तब हम क्या किए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इजी बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए हम पॉलिसी बनाए। तब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम सब्सिडीज और उन्हें कैश रिलीफ, टैक्स रिलीफ, यह सब भी हम देने लगे। ठीक है, वहीं पे एफडीआई को इंडिया में अलाउ किया गया। ठीक है, एफडीआई के लिए एफआईआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को भी भारत की इकोनॉमी खोली, जिससे क्या है कि जो इंटरनेशनल हमारे बिजनेस एंटिटीज हैं, चाहे वो वॉलमार्ट हो, यूनिलीवर हो, पीएनजी हो, वो सभी क्या है, इंडिया में आके बिजनेस करने लगे। सो बिजनेस करेंगे इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इकोनॉमी में पैसे आएंगे, नए प्रकार की सर्विस आएंगी, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सो ये था हमारा लिबरलाइजेशन में टेपरिंग फिजिकल एंड ट्रेड बैरियर्स। नाउ सो प्राइवेटाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि जब प्राइवेटाइजेशन लाया गया, सो उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उन्हें धीरे धीरे प्राइवेट हैंड्स को दिया जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या है, इफिशियंसी बढ़े, कंपनी की इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और प्रॉफिट उन सेक्टर में आना आना शुरू हो। क्योंकि पीएसयू का कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस था जब एलपीजी लागू नहीं किया गया था उसके पहले। तो यह कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन था, डाटा पे बेस्ड ऑब्जर्वेशन था। सो कुछ कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट हैंड्स में दिया जाने लगा। देन सो प्राइवेटाइजेशन में हम ये समझ गए कि गवर्नमेंट ओन जो कई एंटिटीज थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, उसको प्राइवेट दिया जाने लगा। उसका मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, गवर्नमेंट का ऑनरशिप परसेंट कम होने लगा। वो था प्राइवेटाइजेशन। दूसरा था कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही अ, अपनी एंटिटीज लाती है, बिजनेस रन करती है और प्रॉफिट अर्न करती है। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी पावर को लाया गया। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में भी 100% एफडीआई है, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारा प्राइवेटाइजेशन के कारण ही है। हमारे और भी कई सेक्टर हैं, चाहे वो इंश्योरेंस का सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन का सेक्टर हो, तो रिटेल का सेक्टर हो, मल्टी रिटेल सेक्टर हो, उनमें भी एफडीआई जो लाया गया, उसका पर्पस यही था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी पावर है उसको बूस्ट दिया जाए। ठीक है, सो एक जनरल मेंटालिटी मेंटालिटी ये बनी हुई है कि जो स्टैंड ऑन एंटिटी है या गवर्नमेंट कंपनीज है वो पब्लिक के बारे में उतना नहीं सोचेगी, उनके प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड नहीं बनेगा और वो उतने कमाऊ नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं जो थॉट है
वह भी पब्लिक परसेप्शन में था, गवर्नमेंट के भी परसेप्शन में, सो दैट उसे फिर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया गया, जिससे जॉब क्रिएशन हो सके, रेवेन्यू जनरेशन हो सके, और जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग पीएसयूज हैं वहाँ प्राइवेटाइजेशन करके उसे परफॉर्मिंग बनाए गए। ठीक है। नाउ थर्ड इज बैलेंसिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये प्राइवेटाइजेशन का एक स्ट्रेटेजिक पाइवोट था। सो इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा बैलेंसिंग सोशल ऑब्जेक्टिव। In the balancing social objective, critically, privatization also steer discourse on aligning corporate goal with social objectives. ठीक है? While unleashing a surge in corporate powers, it also necessitated a robust framework to ensure that economic growth did not sidestep social equity and environmental conservation. इसमें ये बोल रहे हैं कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट पे जब बात होगी, तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को, जो हमारे पर्यावरण है, प्रकृति है, उसको हम लॉस पहुंचाना शुरू करेंगे। हमारी जो सोसाइटी है, जिस पे हम लोग रहते हैं, या जो लोग उन पे काम करते हैं, तो उनके हक, अधिकारों को हम नेग्लिजेंट ना करें। ठीक है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम सोशल ऑब्जेक्टिव को बैलेंस करने की कोशिश करें। तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन, जिसको जिसको हम देख सकते हैं कि इंटरप्राइजेस के एफिशिएंसी पे फोकस किया गया, इकोनॉमिक पावर को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करने की एडवोकेसी हुई। ठीक है। नाउ ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन में हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है, उसे वर्ल्ड के लिए, फॉरेन कंट्रीज के लिए ओपन किया गया। भारत की कंपनीज भी अब फॉरेन जाके अपना बिजनेस करने के लिए उन्हें अनुमति मिलने लगा। और जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वो अब भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, प्रोडक्शन यूनिट लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है। या थर्ड कंट्री थर्ड कंट्री वाली जो बात होती है, जिसमें हम किसी ऐसे जगह पे जाके बिजनेस करते हैं जहाँ पे न तो हमारा प्रोडक्ट, हमारा फॉरेन कंट्री है, जहाँ पे हमें मार्केटिंग भी नहीं करना है, और वो हमारा होम कंट्री भी नहीं है। सो उस चीज़ों को भी इकोनॉमी के लिए खोला गया। ठीक है, सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, रेवेन्यू आए, टैक्सेस आए। ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन में हम अपने कंट्री को बिजनेस के लिए, हर बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए ओपन किए, सो दैट हम अदर कंट्री के साथ इंटीग्रेट हो सके। ठीक है। हम इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज को, टैलेंट्स को, एम्प्लॉयज को हम अच्छे से अच्छे यूज कर सकें। ठीक है। नाउ फॉस्टरिंग अ ग्लोबलाइज्ड बिजनेस इकोसिस्टम। तो सिर्फ ट्रांजेक्शन की बात नहीं है कि इसमें हम जो अपनी बिजनेस पॉलिसीज हैं, या हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसे कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी जो है, उस कहीं ना कहीं हम ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट के जैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें हो सकता है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मान्यता दें, उसमें हो सकता है कि हम इन्वेस्टमेंट को मान्यता दें, हो सकता है उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलिसीज ऐसे बनाए कि फॉरेन कंट्री भी आके मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। या फिर जो बिजनेस को, ट्रेडिस को देखते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, या हमारे जो एसोसिएशन बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, जैसे कि नाटो हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, तो वैसे भी हम आपस में टाई अप करने लगते हैं, आपस में रिलेशन बनाने लगते हैं, सो दैट कि हम ग्लोबलाइज हो सके, एक दूसरे की कंट्री को इकोनॉमी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, हम बिजनेस रिलेशन के लिए इनवाइट करें और बिजनेस रिलेशन स्टेब्लिश करें। सो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन, लिविंग इनटू द ग्लोबल इकोनॉमिक फैब्रिक। ठीक है। सो यहाँ तक हमारा एक पार्ट है। नेक्स्ट हमारा फोर की पैरामीटर्स,
जो कि ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, उसे हम स्टडी करेंगे। ठीक है। हमारा बेसिक इसमें बात ये है कि जो इंडिया की इकोनॉमी में जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ओपन इकोनॉमी नहीं थी, उसे शॉर्ट टर्म जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस था, फॉरेन एक्सचेंज फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, उसको भी दूर करने के लिए था। और आगे की सोचते हुए भी एलपीजी को लाया गया था, क्योंकि वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती, और साथ ही विश्व के बाकी सभी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते भी अ, चलना भी था हमें। तो उसके लिए क्या था कि ऐसी पॉलिसी लाई जाए जो अट्रैक्टिव भी हो, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, और इम्प्लीमेंट करने के लिए इजी हो पॉलिसीज, और इससे क्या है, हमारा जो इकोनॉमी है उस पर हम एंट्री आसान से कर सकते। ठीक है। तो जब हम कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ सर्विस करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे, तब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपना योगदान देते हैं कंज्यूम करने के अलावा। सो उसके लिए चार पैरामीटर ग्लोबलाइजेशन के लिए अपनाया गया था। ठीक है। हम प्राइवेटाइजेशन को भी देखें, लिबरलाइजेशन को भी देखें। अब ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए एक काफी इम्पोर्टेंट एरिया था। तो इसके लिए फॉरेन कंट्रीज क्या है, भारत में आके बिजनेस कर सके, इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके, इसके लिए हम क्या किए, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स को हम अप्लाई किए। इसके लिए हम क्या था कि फॉरेन कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज की कंपनी आके प्रोडक्शन करें, उसके लिए हमें कई विभागों से, कई मंत्रालय से परमिशन लेना रहता था। तो उस चीज को कहीं ना कहीं हमें कम करने की जरूरत थी, उसे कम किया गया। ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स किया गया। देन फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल जो है वह भी इकोनॉमी में है। तो उसके हिसाब से भारत का इन्वायरमेंट वैसा हो कि फॉरेन करेंसीज को, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ईजी जाए, जैसे दूसरे कंट्रीज में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेम भारत में भी करें। ठीक है। सो दैट क्या है, यहाँ की इकोनॉमी में पैसे आ सकें, बिजनेस एक्टिविटीज हो सकें। नाउ थर्ड इज अवर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। सो ग्लोबलाइजेशन करने का हमारा एम ये भी होता है कि फॉरेन कंट्रीज में जो टेक्नोलॉजीज चल रही है, जिसके कारण मॉडर्न प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर सिस्टम प्रोसेस या फिर हमारा जो इवोल्यूशन आ रहा है, उसे अपनाना। ठीक है, या एक दूसरे के साथ शेयर करना। जैसे आज हम इकोनॉमी में जब ग्लोबलाइजेशन को अपनाए हैं, तो फॉरेन में जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस है, या वहाँ की जो मशीन है, टेक्निक्स हैं, उसको हम टाई अप करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक दूसरे से ले सकते हैं। तो विदाउट ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज के, विदाउट एलपीजी भारत में ये पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक पैरामीटर कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के लिए था। नाउ फोर्थ इज अवर लेबर मूवमेंट। तो लेबर मूवमेंट ग्लोबलाइजेशन में फ्री लेबर मूवमेंट को सपोर्ट करता है। आज हम देखते हैं कि इंडिया के कई पर्सन, सिटीजन, गल्फ कंट्रीज में जाके एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यूएसए में करते हैं, चाइना में है, नॉर्वे में है, विश्व के हर एरिया में इंडिया के पर्सन हैं। वैसे ही इंडिया में भी फॉरेन कंट्रीज के पर्सन आके अपना एम्प्लॉयमेंट सर्विस देते हैं, अपना एक्सपर्टाइज का फायदा देते हैं, या यहाँ का बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है तो यहाँ आते हैं। तो यह भी एक ग्लोबल मूवमेंट जो है, वह ग्लोबलाइजेशन के कारण ही है। नहीं तो फॉरेन लेबर्स अलाउ नहीं था। या हम फॉरेन कंट्रीज को जैसे हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो वो भी अपने पास रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज या डिप्लोमेटिक रिलेशन किस टाइप से है, वो भी मैटर करते हैं। सो ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया गया, कैपिटल के फ्री फ्लो को बढ़ावा दिया गया, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किया गया, लेबर मूवमेंट किया गया। तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन के पैरामीटर थे, चार पैरामीटर, तो मतलब चार चीजों को बेस बना के ग्लोबलाइजेशन किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह जो हमारा स्लाइड है, ठीक है, वह पूरा एलपीजी का निचोड़ है, या पूरा हम बोले कि एलपीजी इसी में समाहित है। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि
हमारा जो एलपीजी है उसका हर एक फीचर्स के साथ किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों उसे लाया गया। सो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें जो कॉलम बना है वो है लिबरलाइजेशन का, देन प्राइवेटाइजेशन का, देन ग्लोबलाइजेशन। और इसकी कंपेयर के लिए हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के फीचर्स। तो वो कहीं ना कहीं फीचर्स जो है हमारे 9-10 पॉइंट में है। तो लिबरलाइजेशन से हम समझ चुके हैं कि बिजनेस पॉलिसीज को, रूल्स रेगुलेशन को इजी करना, ठीक है, परमिशन लेने की प्रोसेस को रिड्यूस करना, ठीक है, सो दैट कंपनी जो है अपना बिजनेस इजिली स्टेब्लिश करें। तो फर्स्ट इज डी रेगुलेशन, ठीक है, तो वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो आपके ग्लोबलाइजेशन सेक्टर में हो, या लिबरलाइजेशन एरिया में, ठीक है। सो कोटा टैरिफ को देखिए इसमें हटाया गया, जिससे इंटरनेशनल और लोकल डोमेस्टिक जो हमारे कंपटीशन है उसको इनकरेज किया गया, ठीक है। सो अब जैसे आप जानेंगे कि आपको जैसे कुछ कारखाने खोलने हैं, प्लांट लगाने हैं, फैक्ट्री ओपन करना है, उसके लिए जब आपको टोटल 12-13 जगह से परमिशन लेना पड़ता था। तो आप उस चीज पे उतना ध्यान नहीं देते थे, न्यूट्रल रहते थे। लेकिन जब आपको पता चले कि परमिशन जो है लेना, अब अब क्या है, रियल में अगर हम देखें तो जेम पोर्टल होगा, आप लोग जान रहे होंगे जेम पोर्टल होता है। तो पहले क्या है, टेंडर जब लेते थे जेम पोर्टल आने के पहले, जब गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर आते हैं, गवर्नमेंट को जो भी काम कराना है, ठीक है, तो वो क्या करते थे, टेंडर निकालते थे। टेंडर के लिए फिर ऑप्शन होता था, टेंडर के बाद ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने प्राइस बताते हैं, और वो अपने वैल्यू के हिसाब से उसे मैच करते हैं। अगर उतने मैच हो गया, जिसका इकोनॉमिकली मैच हो गया, उसको हायर करते थे। उसमें क्या चांस होता था कि अपने मन पसंदीदा लोगों को सेट किया जाता था, माफिया राज चलता था, और उन्हें लाइसेंस दिया जाता था, या उन्हें परमिशन दिया जाता था, या टेंडर दिया जाता था। तो उस समय की प्रक्रिया क्या थी, इतनी ओपन थी, मतलब, और ब्यूरोक्रेसी का उस पर इतना हाथ था कि चीजें पावरफुल लोगों के पास चलती। लेकिन आज जो है, हम वही गवर्नमेंट्स के जितने भी काम हैं जो कि टेंडर के थ्रू होना है, वो टेंडर कहाँ पे ओपन होती है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल, जिसे हम शॉर्ट में GEM जिम बोलते हैं। वहाँ पे अब सिस्टम क्या है कि सिर्फ उस पोर्टल पे आप अप्लाई करो, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए हैं उसे आप वहाँ पे अपलोड करो, देन आप जितना भी अमाउंट उस टेंडर को लेके चाहते हैं उसे बस अ, उसमें फुलफिल कर दो, ठीक है। अब इससे क्या है, आप फुलफिल कर दोगे तो ये आपको बस पता रहेगा, और जो जेम पोर्टल है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे है वहाँ पे पता रहेगा, लेकिन किसी तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन को नहीं रहेगा। और इसमें कोई भी इंटरफेयर डायरेक्ट नहीं करता है। सो वो क्या होता है, जेम पोर्टल में आप जैसे आवेदन किए, फिर और भी कोई दूसरा पर्सन कर रहा है, तीसरा पर्सन कर रहा है, तो जिसका इकोनॉमिकली उनकी पॉलिसीज के हिसाब से ठीक बैठेगा, जो उन्हें कम से कम में अच्छा काम करके देगा, उसको वो सेलेक्ट करेंगे। उन पर वो दबाव नहीं रहेगा कि हमें कोई प्रेशराइज करे, क्योंकि जेम पोर्टल में सब चीज आपका रिकॉर्डेड है, उसमें जो डेटा है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जेम के पोर्टल आने से क्या हुआ, हमें लाइसेंस राज जो थोड़ा है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस है, या वो ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, वो थोड़ी दूर हुई, ठीक है। सो टैरिफ कोटा हटाने से, लाइसेंस राज हटाने से जो लिबरलाइजेशन को पुष्टि मिली। वहीं पे प्राइवेटाइजेशन में जो हम डी रेगुलराइज किए हैं, तो उससे क्या हुआ कि हम जो PSUs हैं उन्हें हम क्या किए, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर, ठीक है। जैसे BSNL आता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL का भारत हो जाता है, BSNL का विदेश संचार निगम लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। सेम है, वो फॉरेन में सर्विस देती थी, तो उसे हम टाटा टॉप कम्युनिकेशन को बेच दिया, ठीक है। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अभी के समय में हमें और भी काफी एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिए और बोले कि अब इसे आप संभालो, ठीक है। कई PSU क्या होते हैं, सरकार उन पे ध्यान कम देती है, ठीक है, तो उन्हें प्राइवेट प्लेयर को देके
अपना काम करा लेती है, उनसे टैक्स ले लेना, अपने ऑनरशिप को कुछ परसेंट कम कर देना, ये सब प्रैक्टिस होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन पे डीरेगुलेशन का जो हमारा फ्यूचर है, तो ग्लोबलाइजेशन में डीरेगुलेट हम किसे करेंगे? ग्लोबलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेड बैरियर्स का। ठीक है, तो हम ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल फ्लो को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ट्रेड बैरियर को रिड्यूस किए और इकोनॉमी को ओपन किए, जैसे एशियन कंट्रीज है, नाटो है, WTO है, अपना G20 है, उनके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, फिर इससे क्या है, आपस में बिजनेस करते रहते हैं। तो इसे डीरेगुलाइज करने के तीनों जो हमारे एस्पेक्ट हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उन्हें बूस्ट मिलता है। नाउ आवर सेकंड फीचर इज इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। तो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में हम क्या देखते हैं कि हम मान के चलिए इंडिया में कुछ चीजों में टैक्स लगा रहे हैं, इंडिया की कंपनी जो बनाती है तो उसमें हम टैक्स लगाते हैं, लेकिन फॉरेन की जो कंपनी आएगी उसे हम क्या देते हैं कि जो ड्यूटीज है, इंपोर्ट ड्यूटीज है, उसे हम उनके लिए कम कर दें। तो इससे क्या है, वो आने के लिए यहाँ आकर्षित होते हैं, जैसे कि रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स, टैरिफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू बूस्ट देयर IT सेल, IT सेक्टर। ठीक है, सो IT सेक्टर को तो हम जान रहे हैं कि इंडिया का काफी अग्रणी सेक्टर है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, आज जो हम इंफोसिस, TCS, विप्रो, ठीक है, ये देखते हैं, तो उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में काफी अच्छा नाम कमाया है। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन। तो उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम किया गया, मतलब इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट दिया गया। वहीं पे प्राइवेटाइजेशन में अ, ये किया गया कि जो PSU थे, प्राइवेटाइजेशन में हमेशा बात होगी कि गवर्नमेंट टू प्राइवेट हम कैसे कैसे जाते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन जब हम करते हैं, उसके लिए जो लॉस है या जो उनके लिए लोन वोन देने की प्रक्रिया है, उन्हें सामने वाली प्राइवेट कंपनीज के लिए थोड़ी आसान कर देते हैं। इससे क्या है, वो मोटिवेट होते हैं उन परचेज करने के लिए बिजनेस को, PSU को, और उससे क्या है, अपना प्रॉफिट अर्निंग के उद्देश्य से उसे खरीदने लगती है। जैसे हम देखते हैं कि एयर इंडिया जो थी, उसे डिसइन्वेस्ट किया गया, मतलब प्राइवेटाइज किया गया। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। वहीं पे जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, सो इनवाइटेड फॉरेन बिजनेस एंड इन्वेस्टर टू पार्टेक इन इंडियन मार्केट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ग्लोबल कमोडिटीज। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम जान रहे हैं कि आज हम देखते हैं वॉलमार्ट, ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, वह इंडिया के कई सिटीज में उपस्थित है। वॉलमार्ट अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में है। ठीक है, तो वैसे ही जो फॉरेन की कंपनीज हैं, उन्हें यहाँ आने पे परमिशन देना, उनके लिए बिजनेस प्रोसेस को इजी बनाना, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही हुआ। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी ओरिएंटेशन। सो हमारी नीति का पॉलिसी, दैट मीन्स नीति, तो हमारी नीति का जो झुकाव है, ओरिएंटेशन है, वो क्या हुआ? लिबरलाइजेशन के लिए हम क्या किए कि जो मार्केट है वह क्या चाहती है। ठीक है, ये नहीं कि सरकार क्या चाहती है, सरकार जो चाहती थी वो देखे, तो उसके कारण हमारे पास जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आने लगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। तो हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा दरकिनार करते हुए मार्केट क्या चाहती है उसे हम एसेस करते हैं, फिर उसके हिसाब से डिमांड और सप्लाई को हम मैनेज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि गैसोलीन और डीजल पे गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रोल हटा दी थी। ठीक है, तो ये था लिबरलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ठीक है, और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन में है कि रिसोर्स को एक्सचेंज करने के लिए और रिस्क को कम करने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो दोनों कई जगह मिलकर भी काम करते हैं। तो उसमें जैसे दिल्ली मेट्रो की यहाँ पे बात हो रही है एग्जाम्पल में, पॉलिसी ओरिएंटेशन के प्राइवेटाइजेशन वाले एरिया पे देखेंगे, तो देखते हैं कि DMRC जो है वह प्राइवेट और पब्लिक दोनों एंटिटी है। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है कि और कैसे आप
ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी कई बिजनेस हमारे चलते हैं, तो वो प्राइवेटाइजेशन को बूस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही हमेशा पीएसयू को सेल करती है, वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर भी बिजनेस में, सर्विस में इन्वॉल्व होती है कुछ जगहों पर। ठीक है, सो दैट इकोनॉमी को बूस्ट मिले, पब्लिक को सर्विस मिले। नाउ ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं कि जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है इकोनॉमी के, हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर चाहे वो सर्विस हो, या चाहे वो हमारा कैपिटल फ्लो हो, लेबर फ्लो हो। तो यहाँ पॉलिसी ओरिएंटेशन में ग्लोबलाइजेशन पे जब पॉलिसी बनाई जाती है तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो भारत में अगर हम देखें तो लिबरलाइजेशन के बाद एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को भारत में आकर बिजनेस करने की अनुमति दी। ठीक है, नहीं तो क्या होता था कि सरकार को यह डर रहता था कि प्राइवेट कंपनीज हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, पब्लिक से पैसा ले लेंगे और इंडिया से चले जाएंगे। मान के चलो इंडिया को कुछ संकट आया तो इंडिया छोड़ के जाने में देरी नहीं करेंगे, तो यहाँ भी कई बार डर होता है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स को लिबरलाइज करते हैं, मतलब उनके लिए पॉलिसीज को, रूल रेगुलेशन को इजी करते हैं। वहीं पे प्राइवेटाइजेशन में फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखें तो जो जमीन है, मशीनरी है पीएसयू का, कई बार उसे सेल किया जाता है ताकि पैसे आ सके या प्राइवेट पार्टीज खरीद सके। जैसे हम अभी बात कर रहे थे एयर एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया को जो भी खरीदेगा, फिर जो खरीदेगा वो पैसे पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास, उसके पास पैसा आया, चीजें भी प्राइवेट हो गई। वैसे ही अगर छत्तीसगढ़ के हम रायगढ़ जिले के जूट मिल को देखें तो एक समय में वो काफी चलता था। ठीक है, तो अब क्या है कि जूट की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, चलन कम हो चुका है, सो ट्रेंड पे नहीं है, तो अब वो प्लांट बंद हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उस जमीन को, वहाँ के मशीनरीज को सेल करें और उससे प्रॉफिट अर्न करें। प्रॉफिट नहीं, उससे जितने भी पैसे आ सके, फंड आ सके, वो रेस करें और कोई प्राइवेट प्लेयर उसे प्लांट चलाए या फिर उसे जो भी यूज करना चाहे कर सकते। वहीं पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ग्लोबलाइजेशन की बात करें, सो वहाँ पे क्या करते हैं हम कि कैपिटल्स का फ्लो करते हैं। हमारे आईएमएफ हो गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गए, आपके वर्ल्ड बैंक हो गए, नाबार्ड हो गया, या फिर हमारे जो कंट्रीज के जो ग्रुप बनते हैं वो भी एक दूसरे को फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं इसके लिए, बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा एनालिटिकल पार्ट है, एक ही चार्ट पे सभी चीज को समअप करने की कोशिश की गई है, तो हो सकता है आपको लेंदी लगे, बोर लगे, ठीक है, मोनोटोनस लगे, लेकिन अभी एक बार पढ़ेंगे और बाद में रिवीजन करेंगे तो ये आपके माइंड में रहेगा, सो दैट उस समय तकलीफ नहीं जाएगी। यहाँ पे चीजों पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको तीनों सेक्टर को ध्यान में रखते हुए फीचर्स को डिफाइन करना है। जैसे कंपटीशन एंड ग्रोथ की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो लिबरलाइजेशन पे अलग होगा, प्राइवेटाइजेशन पे वही चीज अलग हो जाएगा, और ग्लोबलाइजेशन पे अलग होगा। सो फंडे, मेन जो फंडा है उसे पकड़ना है। लिबरलाइजेशन में हमारा कोर एलिमेंट क्या है कि हम रूल रेगुलेशन इजी किए, लाइसेंस राज को खत्म करने की हम कोशिश किए, हम जो परमिशंस हैं उसे कम से कम लेना पड़े, ऐसी हम सुविधा बनाए। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में हमेशा जब भी डिफाइन करेंगे तो ध्यान रखेंगे। प्राइवेटाइजेशन में हम जान रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर्स टू प्राइवेट सेक्टर्स की ओर हम मूव करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हम चीजों को इंटरनेशनल रूप में लेने लगते हैं। ठीक है, अब कंपटीशन एंड ग्रोथ की बात करेंगे लिबरलाइजेशन में। सो अब जब हम देखें कि इंडिया में कोई कोई सेक्टर ऐसा है जिसपे एक दो कंपनी ही है और मार्केट को पूरा रन कर रही है, तो बाकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हो सकता है उनके पास कैपिटल की कमी हो सकता है वो इतने बिजनेस प्रोसेस लेंदी है कि वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस के लिए। तो लिबरलाइज करने से क्या है, और कंपनीज खड़ी होने लगी। आज जब हम देखते हैं, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, चाहे वो कोल इंडस्ट्री हो,
चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर है, तो वहाँ पे एक या दो प्लेयर ही नहीं है, कुछ सेक्टर को छोड़ दे तो बाकी हर जगह कंपटीशन है। ठीक है। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस एजेंसी हो गई, ये सब कुछ सेक्टर है जहाँ पे ज्यादा प्लेयर नहीं है, ज्यादा प्राइवेट या गवर्नमेंट प्लेयर एंटिटी नहीं है। ठीक है। तो कंपटीशन एंड ग्रोथ को कहाँ से बूस्ट मिलेगा? लिबरलाइजेशन से मिलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सकेगा। वहीं पे कंपटीशन एंड ग्रोथ में प्राइवेटाइजेशन की जब बात करेंगे, तो हम प्राइवेट कंपनीज को बिजनेस करने के लिए इनवाइट करते हैं। ठीक है। सो पहले, जैसे इसके एग्जांपल में देखते हैं कि द इमरजेंस ऑफ रिलायंस जियो इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स। ठीक है। तो ऐसे और भी कंपनीज हैं जो हमारे बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, जिन्हें हम अलाउ करते हैं सो दैट वो भी एज ए प्राइवेट प्लेयर आके बिजनेस करें। नाउ ग्लोबलाइजेशन में जब हम देखते हैं, तो कंपटीशन एंड ग्रोथ कैसे होता है कि फैसिलिटेटेड इंडियन बिजनेस टू इंगेज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ठीक है। तो उसके लिए आईटी सर्विसेज को जैसे यूएसए यूके में दिया गया, तो वह एक ग्लोबलाइजेशन हुआ। इंडिया का अगर कुछ सेक्टर में बोलबाला है या विश्व में महत्व है, तो कहीं एक आईटी सेक्टर जो है वो काफी बड़ा है। अभी के समय में हम देखेंगे तो यूपीआई जो है, पेमेंट इंटरफेस, उसमें भी इंडिया काफी आगे है बाकी कंट्रीज से। ठीक है। और चाइना से हम बहुत सारे मटेरियल्स लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले चैप्टर पढ़े थे तो हम देखे थे कि हम इंपोर्ट में चाइना से काफी कुछ मंगाते हैं। ठीक है। तो वो होता है कि चीजों का ग्लोबलाइजेशन होना थ्रू द कंपटीशन इन द ग्रोथ। नाउ ऑपरेशनल फ्रीडम। सो ऑपरेशनल फ्रीडम, ऑपरेशन इट मीन्स कि काम काज का होना। ठीक है। वर्क प्रोसेस में होना, करवाना होता है हमारा ऑपरेशनल फ्रीडम। सो रिड्यूसिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। मतलब कि बिजनेस करने के लिए हमारे जो परमिशन लेना है, लाइसेंस लेना है, उसे कम करना। ठीक है, या रिड्यूस करना। तो इससे क्या है, ऑपरेशनल फ्रीडम मिलती है। परमिशन लेना हम कम करते जाएंगे, अ, एक दो स्टेप में बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल फ्रीडम मिलेगा। ठीक है। वहीं पे जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को हम जब पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व करेंगे, ज्यादा ताम झाम के, कम उन्हें परेशान करते हुए, कम परमिशन देते हुए, वहाँ किसके काम आएगा? पब्लिक्स के काम आएगा। जैसे हम देखते हैं कि स्पेस एक्स को इंडिया में अलाउ कर देंगे। ठीक है। या फिर हम हम जो है कि इन केस इन फ्यूचर कभी हुआ, नासा को अलाउ कर दिए, तो वो क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। ठीक है। या फिर अभी देखते हैं कि मेट्रो को छोड़ के इंडियन रेलवे मोस्टली गवर्नमेंट ओन है। ठीक है। तो वहां पे हम प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करते हैं। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल फ्रीडम हो जाएगा कि वो भी आके अपना मन लगे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं कि इंडियन बिजनेस एक्सेस ग्लोबल कैपिटल बाय गेटिंग लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो ये है कि भारत की कंपनियां मान के चलो, जैसे नेस्डेक में लिस्टेड होते हैं। ठीक है। यूएसए के जो शेयर मार्केट के हमारे जो इंडेक्स हैं उस पे लिस्टेड होते हैं, जापान के में हो गए, ऑस्ट्रेलिया के में हो गए, यूके वाले में हो गए। तो उससे क्या है, ऑपरेशनल फ्रीडम मिलती है, मतलब वहां के भी बिजनेस में आप हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की बात करते हैं। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है? लेंदी हो रहा है तो थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, मॉनेटरी मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को देखेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है। पानी वानी पी लेते हैं, 1 मिनट रुकते हैं।
ठीक है, क्लास में आते हैं। आयुष, ठीक है, वो स्लाइड मैं लास्ट में भी दिखाऊंगा, एक एक करके सभी स्लाइड को दिखाऊंगा, उसमें आप सेलेक्ट कर लेना। उसमें क्या होगा, स्क्रीन शॉट्स वगैरह लेने होंगे तो आप लोग ले लीजिएगा। हाँ, यहाँ तक हम ऑपरेशनल फ्रीडम तक देखें। मतलब ऑपरेशनल फ्रीडम एक पॉइंट है हमारा फीचर। तो लिबरलाइजेशन में वहाँ कैसे काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन में कैसे काम कर रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन में कैसे वर्क कर रहे हैं, उसकी बात करें। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे कैसे बात। जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड है उसका लिबरलाइजेशन से क्या संबंध है। देखिए, लिबरलाइजेशन का आसान सा मतलब है कि पॉलिसी को लिबरल करना, इजी करना, सो दैट बिजनेस अट्रैक्ट हो सके, और हमारे जो कम्युनिटीज हैं वो बिजनेस कर सके, चाहे वो इंडियन नेशन के हो या हमारे फॉरेन नेशन के हो। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को लिबरलाइज किया गया, और कई ऐसे सेक्टर ओपन किए गए इंडियन इकोनॉमी के जो सिर्फ गवर्नमेंट ही जिस पे काम करती थी। तो वो तो हो गया इंडियन कंपनीज के लिए। लेकिन एफडीआई भी अलाउ किया गया। इससे क्या है, आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पीएनजी हो गया, ये सब जो रिटेल की कंपनी है, जिसे आज हर घर में ऐसा नहीं है कि उनका प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन पॉलिसी के कारण ही आए। आज हम देखते हैं कि फॉरेन के जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान एलपीजी का ही है। या इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं, एक्सचेंज प्रोसेस हम देखते हैं, उनके प्रोडक्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो हो सकता है अभी हम जो लैपटॉप मोबाइल पकड़ में पकड़े हों वो किसी फॉरेन कंपनी के ही हो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया इकोनॉमी अगर ओपन नहीं होती इतनी, तो इतना इजीली हम एक्सेस नहीं कर पाते चीज़ों का। चीज़ें एलपीजी के पहले भी थी। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पहले भी था, प्राइवेट कंपनीज पहले भी थी, पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन पहले भी थी। ठीक है, लेकिन उसमें आपका काफी ऐसा वो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया जिससे इकोनॉमी का स्वरूप ही बदल गया। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में देखते हैं कि पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया, कुछ कुछ सेक्टर में 100% तक एफडीआई को अलाउ किया गया। ठीक है, सो वहीं पे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड में हम देखते हैं कि लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, जो गवर्नमेंट ओन पीएसयू थे, उन्हें प्राइवेट कर दिया गया या प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के एस्पेक्ट में आता है कि जो चीज़ें गवर्नमेंट के लिए लॉस मेकिंग है, ठीक है, चाहे वो अच्छे से उसे चला नहीं पा रही हो, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हो, अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पा रही हो, कुछ भी रीजन, तो उसके लिए वो प्राइवेटाइज कर देंगे, प्राइवेट प्लेयर को बेच देंगे। फिर उससे क्या है, प्राइवेट प्लेयर अपना उसे चलाए या उसे डुबाए, गवर्नमेंट को मतलब नहीं रहता। ठीक है, अनटिल अनलेस उसका शेयर उसमें हो। लेकिन बड़ी कंपनीज को सेल करती है, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कंपनीज डूबे, है ना। अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है लेकिन किसी सिचुएशन में फंसी है, तो गवर्नमेंट मदद जरूर करती है, क्योंकि एक कंपनी के साथ एम्प्लॉय भी जुड़े रहते हैं, सोसाइटी के कई प्रकार के लोग डिपेंड रहते हैं, तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। सो नाउ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का काफी यूज हुआ है। जैसे हम डब्ल्यूटीओ से जुड़े, जी20 से जुड़े, हम क्या बोलते हैं, एशियन कंट्रीज, ब्रिक्स हो गया, इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, सो दैट हम क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट कर किया जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बना देते हैं। नाउ सेकेंड लास्ट फीचर इज मॉनेटरी मैनेजमेंट। इन द मॉनेटरी मैनेजमेंट कि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाते हैं। लिबरलाइज करना मतलब कि जैसे इंडिया का जो मनी सिस्टम है एक्सचेंज करने का, उसे फॉरेन कंट्री के साथ बिना ताम झाम के, बिना दिक्कत के हो सके, उसे अपनाएं। अब अक्सर होता क्या है कि इंडिया का करेंसी रेट जो है फॉरेन के करेंसी रेट के साथ मैच नहीं होता, तो अभी के समय पे डुअल रेट पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसे हम लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वहीं पे प्राइवेटाइजेशन में देखें, सो एसेट्स ऑफ पीएसयूज वर कमर्शियलाइज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट में पैसे जब हमारे पास नहीं रहते हैं, इकोनॉमी की कुछ ऐसी स्थिति आई
कि हमें पैसे कमाने हैं, पैसे की जरूरत है, तो हम हो सकता है कि पीएसयू के जो एसेट्स हैं उसे हम सेल करें। जैसे हम एयर इंडिया को हम लीज में दिए, एयर इंडिया को हम सेल में किए, वैसे ही जैसे हम कई जगह के अगर बीते समय को हम ध्यान में देंगे, ध्यान रखेंगे, तो कई इंडस्ट्रीज, कई प्लांट्स ऐसे थे जिनको प्राइवेटाइज किया गया। ठीक है, उनसे क्या है, फिर मॉनेटरी वैल्यू हमें प्राप्त होती है गवर्नमेंट को। नाउ ग्लोबलाइजेशन में मॉनेटरी मैनेजमेंट होता है। सो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट में हम उसे देख चुके हैं कि जो इंटरनेशनल हमारा फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम होता है, तो वह ओवर द काउंटर होता है, और जिसपे सभी देशों की करेंसी अवेलेबल होती है, और जिस करेंसी का जितना वैल्यू होता है उस वैल्यू के साथ एक्सचेंज किया जाता है। ये होता है ग्लोबलाइजेशन में मॉनेटरी मैनेजमेंट। लास्ट हमारा एनालिसिस का पार्ट है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। सो इसमें होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाया गया, जिससे आपका जो इनोवेशन है, आपकी जो कृति है, आपका जो क्रिएशन है, उसे कोई और अपना ना सके, या कोई अपना अधिकार उसे चोरी करके अपना अधिकार ना जमाए, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिया जाता है। नाउ इन द प्राइवेटाइजेशन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट implemented voluntary retirement schemes and buyouts to manage PSU staffs। ठीक है, सो वीआरएस की स्कीम हम जान रहे हैं कि हम एम्प्लॉय का जो एक रिटायरमेंट एज है, उससे पहले अगर एम्प्लॉय चाहे तो उसे वीआरएस ले सकता है, मतलब खुद से रिटायरमेंट लेना चाहे तो भी ले सकता है। कंपनी अगर चाहे तो कंपनी भी वीआरएस ऑफर करती है। ठीक है, तो ये प्राइवेटाइजेशन का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है। नाउ ग्लोबलाइजेशन में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कैसे होता है कि उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, सो क्या है, चीजें एक कंट्री में रेगुलेट होना, कंट्री में चलना एक स्ट्रक्चर के हिसाब से वो अलग होता है, लेकिन हम जब ग्लोबल रूप से अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन में सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। ये था कि एलपीजी को हम लोग सिर्फ इतना ही समझ रहे थे कि इकोनॉमी को ओपन किया गया, पीएसयूज को प्राइवेटाइज किया गया, भारत की बिजनेस इन्वायरमेंट को ग्लोबलाइज किया गया, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, इतना ही सुनते थे। लेकिन आज देखिए हम इसके 10 पॉइंट को हम डिस्कस किए हैं, उसके 10 फीचर हैं, और हमारे पास 3 एनालिटिकल पार्ट हैं। कहीं ना कहीं हम इसे आई होप कि अच्छे से स्टडी किए हैं और आप लोगों को समझ आया हो।